गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले क्लास में केमिस्ट्री की जो चैप्टर शुरू किए हुए हैं, पहला चैप्टर रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, उसमें हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी रासायनिक समीकरण। उसमें भी हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, और उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण था, असंतुलित रासायनिक समीकरण था। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता था? संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि जब दो अभिकारक और प्रतिफल की जो दोनों ओर की तत्व की परमाणुकता होती है जब बराबर हो, तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण समझेंगे। और असंतुलित रासायनिक समीकरण जब दोनों बगल की यानी अभिकारक और प्रतिफल को का जो तत्व का एलिमेंट होगा, मतलब एलिमेंट का जो भी परमाणुकता होगा अलग अलग होगा, तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण समझेंगे। और हमने सबसे पहले उसमें एक बात पढ़े थे कि जो अभिकारक होता है वो बाएं तरफ दिखाता है और प्रतिफल दाएं तरफ होता है। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच एक चिन्ह से डिनोट किया जाता है कि इसके बगल में जो भी रहेगा यानी यहाँ पे वो हमारा अभिकारक होगा और यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा प्रतिफल होगा। ठीक है, तो और ये दोनों के बीच में जो भी अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट आ जाते हैं तो उसके बीच प्लस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हमने इतना तक कवर कर लिया था, और उसमें भी हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित प्रकार होती है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग प्रकार में पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हेडिंग डालते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया को लिखते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक 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 पदार्थ, ये जो हमारा पदार्थ है ये तत्व भी हो सकता है, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा तत्व या यौगिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक आपस में मिलकर आपस में संयोग कर आपस में संयोग कर आपस में संयोग कर आपस में संयोग कर जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक
उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, क्योंकि पदार्थ में हमारा तत्व भी हो जाएगा, यौगिक भी हो जाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण करता है और उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन संयोग करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग नाम इसका लिख लेंगे यहाँ पे कार्बन, इसको लिखेंगे ऑक्सीजन और इसको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने किया क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाकर उसका संयोग कराया, वो दोनों को मिलाया, तो हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैसे, तो पहले ये बताइए कि संतुलित है कि नहीं। तो ये संतुलित है, क्योंकि कार्बन एक है और इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व यौगिक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद यानी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग हो, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप लोग नोट कीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएगा तो बनेगा जल यानी H2O। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन, ये जल का सूत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो इसको बताइए संतुलित है, ये नहीं संतुलित है, क्योंकि यहाँ पे H एक ठो है और यहाँ पे दो ठो है। अगर यहाँ पे हम दो लगाएंगे तो भी अभी भी संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो H है और यहाँ पे दो H है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है और यहाँ पे एक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम दो लगाएंगे फिर भी लगेगा, यहाँ पे H2 होगा। ठीक है, लगेगा, अब जाके वो संतुलित हो गया, क्योंकि इधर हो गया दो ऑक्सीजन, दो है 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब संतुलित है। इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है हम लोग का, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, दूसरा क्या है हम लोग का, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, बट जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी मतलब इसमें परिभाषा होगा, हम बहुत सटीक लिखवाएंगे, अच्छा से समझा के। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोष बड़ा जिसमें कोई बड़ा यौगिक का
अणु अकेले अणु अकेले अणु अकेले टूटकर अपने टूटकर अपने टूटकर अपने अपने से छोटे छोटे अपने से छोटे छोटे अपने से छोटे छोटे सरल पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे सरल पदार्थों का निर्माण सरल पदार्थों का निर्माण सरल पदार्थों का निर्माण सरल पदार्थों का निर्माण करता है निर्माण करता है जिनका गुण जिनका गुण जिनका गुण मूल पदार्थ के गुण से मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होती है भिन्न होती है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी इसको समझेंगे तो इसमें सबसे पहले जैसे लिख लेते हैं CaO या CaCO3 ये हमारा चूना का सूत्र होता है, ये बनाएगा CaO प्लस CO2। अगर इसको आप लोग हेडिंग लिखना चाहते हैं कि कैसे टूटा क्या क्या होता है तो लिख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए इसको समझिए, वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जौना में कोनो बड़ा पदार्थ यानी यौगिक के अणु अकेले टूट के, ठीक है, अकेले टूटकर अपने से छोटे छोटे, यानी ये बड़ा है, देखिए तो ये बड़ा है, ये अपने से छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण किया, ठीक है, और इसका मूल पदार्थ के गुण यानी मूल पदार्थ के गुण जो है वो इस पदार्थ के गुण से भिन्न है, यानी जिनका गुण ये जो है मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होती है, ठीक है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला, कैल्शियम कार्बोनेट्स को मतलब अपघटित होकर या वियोजन होकर यह हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बनाया। ये चूना का सूत्र होता है, लिख लीजिएगा चूना CaCO3। जितना भी सूत्र इसके अंदर आएगा आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। भोजपुरी में बोले, जहाँ पे समझ में ना आई नु वहां पे कहिए लगन। अगला लेक्चर में अच्छा से समझावे की कोशिश करी जाए, ठीक है। तो हम 3 नंबर देखते हैं इसमें।
जो हमारा 3 नंबर था उसको देखते हैं हम लोग, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सा? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में लिखिएगा, कुछ धातुओं, कुछ धातुओं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड, ऑक्साइड या क्लोराइड, ऑक्साइड या क्लोराइड के जलीय, के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में धातु धारा, धातु धारा प्रवाहित करने, प्रवाहित करने, प्रवाहित करने पर उनका धातु, धातु वाला भाग, उनका धातु वाला भाग कैथोड, जो बैटरी में होता है प्लस वाला रेड को जिसको इंडिकेट करते हैं उसको कैथोड बोलते हैं, तथा धातु, तथा अधातु वाला भाग अधातु वाला भाग क्लोराइड या, क्लोराइड या ऑक्साइड, क्लोराइड या ऑक्साइड एनोड, जिसको हम लोग नेगेटिव से दर्शाते हैं, एनोड पर चला जाता है, एनोड पर चला जाता है। इसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे वैद्युत, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को अच्छा से समझिएगा ना, ऑटोमेटिक परिभाषा समझ में आ जाएगा। NaCl, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा Aq हो जाएगा। यहाँ से विद्युत धारा को हम लोग इंडिकेट करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो ये बनाएगा Na2 Na+Cl, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, 2MgCl, 2M, पहले इसको देखते हैं MgCl2, इसको हम लोग विद्युत धारा करेंगे तो ये हो जाएगा Mg+Cl, ठीक है, Mg+Cl। तो यहाँ पे देखें कि यह इधर Cl एगो है, इधर भी एगो है, तो 1 2 यहाँ पे लगाए। यहाँ पे अगर Mg भी एक है, Mg भी एक है, अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 4 लगेगा, ठीक है। ऐसे देखें तो संतुलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो इसको संतुलित छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड, और ये एनोड। तो देखिए, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहता है कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड के जलीय विलयन में धातु धारा प्रवाहित करने पर उनका धातु वाला भाग कैथोड तथा अधातु वाला भाग एनोड पर चला जाता है।
उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए NaCl है, इसमें जो है Na ये पॉजिटिव यानी कैथोड की तरफ जाएगा, और जो Cl है वो एनोड की तरफ गया, उसको एनोड यानी वो अधातु वाला भाग है। इसमें भी देखें MgCl2 में देखें तो Mg वाला भी जो मैग्नीशियम है वो कैथोड पे गया और Cl वाला एनोड पे गया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसमें अभी कुछ लिखवाना है उसको लिखवा देते हैं। लिख लीजिए, इतना ही दूर में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिख लीजिए। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। पढ़ के सुना देंगे एक बार, लिख लीजिए। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उपयोग, वैद्युत अपघटन का अभिक्रिया का उपयोग, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उपयोग धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड, धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण करने में किया जाता है, निष्कर्षण करने में किया जाता है। यानी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उपयोग धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु के निष्कर्षण करने में किया जाता है। और इसके बाद 4 नंबर है हम लोग का एकल विस्थापन। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। और जहाँ भी इसमें नहीं समझ में आता है, आप लोग इसमें जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा तरीका से उसको समझा दिया जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर हम लोग का एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एकल विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ना है। कितना नंबर में? 4 नंबर में। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको लिखेंगे। इसमें लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे अन्य परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है,
विस्थापित यानी अलग किया जाता है, विस्थापित का अर्थ हो गया अलग किया जाता है। ठीक है, उसे एकल एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अथवा में इसका एक और परिभाषा है, उसको भी हम लिख देते हैं। अथवा, अथवा जब कोई अथवा के बाद यहां से लिखिएगा, जब कोई अधिकशील धातु, जब कोई अधिकशील धातु, अधिकशील धातु, क्रियाशील धातु क्रियाशील धातु क्रियाशील धातु यानी क्रियाशील धातु यानी तत्व अपने से कम क्रियाशील, अपने से कम क्रियाशील धातु के यौगिक से, धातु के यौगिक से, धातु के यौगिक से, धातु के यौगिक से उसको विस्थापित कर, विस्थापित के अर्थ क्या होता है? अलग, विस्थापित कर देता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे Fe+, हम सिर्फ समीकरण लिख रहे हैं, Fe+ CuSO4 ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे अन्य परमाणुओं द्वारा विस्थापित यानी अलग किया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसको अथवा में भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई अधिकशील धातु, क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो कोई भी यहाँ पे धातु है, अगर वो अपने से अगर इस कम क्रियाशील धातु को अगर ये विस्थापित कर देता है तो वो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए विस्थापित कैसे किया, विस्थापित कैसे किया, तो यहाँ पे जो Fe है ना वो जाके SO4 से मिल गया तो बना लिया FeSO4, और जो Cu है ये एकल खाली हो गया तो ये खाली जगह बैठेगा। अब इसको हम देख लेते हैं, संतुलित है O4 वो SO4 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 Fe Cu ये संतुलित है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए और इसको लिखना होगा। अगर जिसको भी ये समीकरण को जिसको भी लिखना होगा डिटेल्स में वो लिख ले, क्योंकि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो
जब लोहे के कील को, यानी लोहा का Fe होता है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो वह कॉपर को विस्थापित कर वह कॉपर को विस्थापित कर वह कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बना देता है। इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो वह कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, दूसरा नंबर है कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला तथा, लिख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट का रंग, स्टार पॉइंट देके लिखिएगा, कॉपर सल्फेट का रंग नीला तथा कॉपर सल्फेट का रंग नीला तथा फेरस यानी आयरन सल्फेट का रंग भूरा या काला, जैसे कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो अभी जैसे कॉपर जो है ना, ये कॉपर जो है ये सल्फर के जगह में जिंक सल्फेट के विलयन में जब डालते हैं तो ये हमारा कोई भी अभिक्रिया, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हमने लिखवाया कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। ये कब हमने बोला कि जब कॉपर सल्फेट का रंग नीला तथा फेरस आयरन सल्फेट का रंग भूरा या काला होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का 5 नंबर जो है वो है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं और इसके बाद इसके नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इसके आगे यानी 5 नंबर हमारा जो है वो उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम आगे उभय विस्थापन अभिक्रिया को लेकर आएंगे और इसके आगे समझेंगे। और इसमें जो भी डाउट आप लोगों को रह गई है वो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर दें। अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।